हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोड विभव, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट चल रही है उसमें ये चीज़ लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो जाती है। इस आवेशित क्षण को इलेक्ट्रोड व इस क्षण व विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। फिर समझ लेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो वो धातु की छड़ उस विलयन के सापेक्ष धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती है। तो उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं और धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक है, तो जिंक Zn+2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। इसे हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी कहते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसी कॉपर है, कॉपर Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना रही है, ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। ये भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन कहलाएगी और रिडक्शन कहलाएगी क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोड पर हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आगे चल के इन्हीं इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को हम अर्धसेल अभिक्रियाएं भी कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इसको समझा देते हैं। जैसे अब Zn है, जिंक है, जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो ये ऋणावेशित हो जाती है, इस पर ऋणावेश आता है। और कॉपर को कॉपर की छड़ के विलयन कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो ये धनावेशित हो जाती है। अब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक पहले आपको समझा दें। तो धातु आयनों की सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव का जो है वो धातु आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, ताप व दाब पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्धसेल या अर्धसेल अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एकल इलेक्ट्रोड वाले निकाय को अर्धसेल कहते हैं। इस पर होने वाली क्रिया को अर्धसेल अभिक्रिया कहते हैं। इस जैसे Zn इलेक्ट्रोड वाला निकाय अर्धसेल कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया तो जिंक ऋणावेशित हो गई और विलयन धनावेशित हो गया, तो ये वाली जो छड़ है वो इलेक्ट्रोड कहलाएगी। तो इस पर ये रिएक्शन हो रही है Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की हाफ सेल अभिक्रिया। मैंने जैसे भी कहा था, ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया भी है और हाफ सेल अभिक्रिया भी है। सेल किसे कहते हैं? तो जब दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में डूबे होते हैं या अलग अलग विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़ने पर जो युक्ति बनती है उसे सेल कहते हैं। मतलब जब दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हों या अलग अलग विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़ने पर जो युक्ति बनती है उसे हम सेल कहते हैं। जैसे अब चूंकि इसमें दो बातें कही ना, तो इसीलिए सेल भी दो प्रकार के हो गए, विद्युत अपवर्तनी सेल और गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपवर्तनी सेल जब दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए हों तो इसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जो विद्युत अपवर्तनी सेल है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, अर्थात वैद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इस सेल का उपयोग विभिन्न पदार्थों के वैद्युत अपवर्तन करते हैं। जैसे NaCl का वैद्युत अपवर्तन, तो NaCl है, NaCl को हमने जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, पहले तो ये आयनित हो जाएगा Na+Cl- में, ये विलयन में रहेगा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Cl- एनोड की तरफ जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Cl मिलकर के क्लोरीन गैस बना देंगे। ऐसे ही 2Na कैथोड पर जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और Na के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव होता है। और आगे गैल्वेनिक सेल या बोल्टी सेल, इस सेल में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इस सेल में एनोड नेगेटिव तथा कैथोड पॉजिटिव होता है। ये उल्टा होता है, यहाँ एनोड नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ कैथोड पॉजिटिव होता है।
वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, यहाँ रासायनिक क्रिया से वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये दोनों में उल्टा रिलेशन है। अब इसको देखें, इसका फिगर देख लें। तो ये डैनियल सेल इस गैल्वनी सेल का उदाहरण है। ये डैनियल सेल गैल्वनी सेल का उदाहरण है। जैसे ये एक जिंक है, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने एक साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया है। जैसा परिभाषा में कहा था ना कि दो इलेक्ट्रोड एक ही विलेन में, तो वो विद्युत अपघटनी सेल है। और दो इलेक्ट्रोड अलग अलग विलेन में डूबे हों और उन्हें किसी युक्ति के द्वारा जोड़ दिया गया, तो ये सेल कहलाएगा गैल्वनी सेल। ये उदाहरण है डैनियल सेल का। तो डैनियल सेल में ये आपका एनोड होगा और ये आपका कैथोड होगा। यहाँ एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा और बीच में गैल्वेनोमीटर। तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है, जैसे जिंक Zn+2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इलेक्ट्रॉन अपने यहीं छोड़ देता है, तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाता है। कॉपर सल्फेट यहाँ से Cu+2, तो ये धनायन इस पर चले जाते हैं और ऋणायन यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखने लगता है, अर्थात रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा होने लगती है। और आयनों में साम्य स्थापित करने के लिए साल्ट ब्रिज इसमें डाल देते हैं। तो इसलिए आयनों में, नहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर आयन का जो साम्य है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, विद्युत धारा का फ्लो रुक जाएगा। तो साल्ट ब्रिज का काम है आयनों की साम्यावस्था को स्थापित रखना। अब इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम इसको एनोड को लिखते हैं। ये नेगेटिव होता है, तो Zn सॉलिड, चूंकि फिर इसको किस में डुबाया, जिंक सल्फेट के विलेन में, जिंक सल्फेट के विलेन में, और एक डंडा लगा दिया। ये डंडा इंडिकेट करता है कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो सॉलिड और लिक्विड यानी कि ठोस द्रव के जंक्शन को बताता है। फिर इसके बाद में हमने कॉपर सल्फेट लिखा, चूंकि ये क्या है, ये जो विलेन है ये जिंक सल्फेट का है, ZnSO4 का, और ये जो विलेन है वो कॉपर सल्फेट का है, CuSO4 का। तो ZnSO4 और CuSO4 का विलेन है। तो यहाँ ZnSO4 और CuSO4 जो दोनों हैं, इन दोनों को ये साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा गया। तो ये दो डंडे लगा दिए गए। ये डंडे द्रव के जंक्शन को बताते हैं कि ये दोनों द्रवों के जंक्शन का काम कर रहा है। तो ये साल्ट ब्रिज है, अर्थात ये द्रव की संधि को बताता है। फिर कॉपर सल्फेट में कॉपर की छड़ पड़ी हुई है, ये सॉलिड है, ये धनावेशित है, तो एक्वस। तो आपको जब भी कोई सेल हमको लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले एनोड लिखेंगे, यानी कि नेगेटिव पार्ट लिखेंगे, उसका सॉलिड भाग। फिर सॉलिड के बाद फिर वो जिस विलेन में डूबा है वो लिखेंगे और दोनों के बीच में एक डंडा खींच देंगे। फिर दूसरा विलेन लिखेंगे और दोनों विलेनों के बीच में दो डंडे खींच देंगे, द्रव की संधि को बताता है। फिर एक डंडा खींचेंगे, ये लिक्विड और सॉलिड की जंक्शन को बताता है, और फिर सॉलिड लिख देंगे। तो इधर कैथोड आता है और इधर एनोड आता है। तो यही हमने, अब इन सेलों पर होने वाली क्रियाएं देख लें। एनोड पर क्या हो रही है, Zn है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, Z, और कॉपर है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है एनोड पर, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो ये जो है वो डैनियल सेल का एग्जाम्पल आपको समझाया गया। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा को आप जानने के लिए देखें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर धातु आयन की सांद्रता, 1 मोल धातु आयन की सांद्रता के विलयन में धातु की छड़ डुबोने पर उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। मतलब यहाँ स्पेशल कंडीशंस लगा देते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, दाब एक वायुमंडलीय हो, और जो धातु आयनों का कंसंट्रेशन हो वो 1 मोल हो। ऐसे विलयन में जब किसी धातु की छड़ को डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसके बाद नस्ट इक्वेशन E तथा E0 में संबंध, तो कैसे देखेंगे? मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, नस्ट समीकरण E तथा E0 में संबंध। E वही इलेक्ट्रोड विभव और E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या संबंध है? M है, ये कन्वर्ट हो रही है, N इलेक्ट्रॉन त्याग रही है M+N में। तो ये इक्वेशन हो गई। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। नस्ट समीकरण के बराबर क्या होता है? E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 OS अपॉन RS
OS मतलब ऑक्सीडेशन सब ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट और रिड्यूसिंग स्टेट। तो यहाँ पर M+N आ जाएगा और यहाँ MS आ जाएगा। और MS किसी भी धातु का जो आणविक सांद्रण होता है, सॉलिड के किसी भी धातु के सांद्रण को हम जो है 1 मानते हैं। किसी भी सॉलिड का जो सक्रिय द्रव्यमान है वो 1 माना जाता है। अब यहाँ देख लें, E इलेक्ट्रोड विभव है, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है, N इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाग ले रहे हैं उनकी संख्या है, T परमताप है, F फैराडे नियतांक है जिसका मान 96,500 कूलाम लगाया जाता है, R गैस इस नियतांक है, इसका मान 8.314 जूल मोल प्रति केल्विन होता है, M+ धातु आयन की मोलर सांद्रता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नष्ट की मानक समीकरण निम्न प्रकार हो जाती है। ये वैल्यू हम सब रख देंगे भाई। T बराबर परमताप के लिए 25 + 273 298, R इतना रख देंगे। ऊपर वाली समीकरण में 2.303 RT/NF, तो R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 298, F की वैल्यू 96,500। सॉल्व करेंगे, ये हमने रख दी 2.30, 8.314, 298 एंड 96,500। तो ये सॉल्व करा तो 0.0591 अपॉन n, तो E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 M+N। ये इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस कहलाती है। अब इसको हम थोड़ा सा प्यूरिफाई कर सकते हैं। यहाँ E तथा E0 ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित करता है। यदि E व E0 अपचयन विभव को प्रदर्शित करता हो तो नष्ट समीकरण क्या हो जाएगी? E बराबर E0 प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 M+N। क्योंकि दोनों में जो अंतर होता है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल पे माइनस लगा देते हैं। संख्यात्मक मान सेम होते हैं, केवल चिन्ह का अंतर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिडॉक्स विभव समझाएंगे।